बाल ठाकरे, बाला साहेब, सिर्फ एक नाम राजनीति की धुरी बन जाए और चंद बरस नहीं बल्कि 50 बरस से ज्यादा तक किसी राज्य की सियासत को प्रभावित भी करता रहे, जो खुद को हिटलर कहने से ना कतराए, जिसका कहा उसके चाहने वालों के लिए पत्थर की लकीर हो, जो सियासत या सरकार की डोरी थाम कर खुला ऐलान करने से भी ना कतराए कि दुश्मन पैदा करो, सेना खुद खड़ी हो जाएगी, और उसका हर कहा हुआ जनता के जहन में सवाल भी हो और जवाब भी। और इस राजनीति का नाम और कुछ नहीं शिवसेना हो, तो क्या अब वही शिवसेना डगमगाने लगी है? विरासत थामने के बाद भी सियासत थामने की डोर कमजोर हो चुकी है? शायद हां, शायद ना। लेकिन 31 अक्टूबर 2014 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अपनी ही सियासी पिच को जिस तरह शिवसेना ने बीजेपी के हाथों खुदा हुआ देखा होगा, उसने उसकी सियासी ताकत पर सवालिया निशान तो जरूर ही लगा दिए। 31 अक्टूबर 2014 बीजेपी का अरसे पुराना ख्वाब सच हो रहा था तो उद्धव का ख्वाब बिखर रहा था। बीजेपी में उत्साह का माहौल तो मातोश्री में सन्नाटा। कई सवाल उद्धव के चेहरे पर आकर ठहर जा रहे थे। सत्ता का ख्वाब चकनाचूर हुआ तो 35 बरस पुराना गठबंधन भी चटक कर टूट गया। उद्धव थके कदमों से गए और चुपचाप बैठकर देखते रहे उस जनसैलाब को जो बीजेपी के रंग में रंगा हुआ था। लेकिन जो कभी बाला साहब ठाकरे की एक आवाज पर हुंकार उठता था, शायद उद्धव की आंखों में 17 नवंबर 2012 की वो शाम रेंग रही थी। 17 नवंबर 2012। यही सैलाब तो शिवसेना की ताकत थी, और वक्त ने उसी सैलाब को उससे छीन लिया और वो बीजेपी की ताकत बन गया। शिवसेना के सामने अस्तित्व के को लेकर कई बड़े प्रश्न हैं। तत्काल तो उसके अस्तित्व को खतरा नहीं है, लेकिन सवाल उसके भविष्य का है। जिस तरह का एक तरह से कह ले एक छत्र अधिकार मराठी मानस पर और महाराष्ट्र की राजनीति में, खासतौर पर मुंबई और कोंकण की राजनीति में शिवसेना जिसका अनुभव कर चुकी है, जिसका स्वाद चख चुकी है, जिस तरह की ताकत उस पिछले 40 साल में उसने अनुभव की है, उसकी आदत पड़ चुकी है, वो तो अब ये जाहिर है कि वो समय चला गया है। यकीनन महज 2 बरस में इतना कुछ बदल जाएगा, इसका एहसास बाला साहेब को जीते जीतो कभी नहीं रहा होगा। जिस बीजेपी को उंगली पकड़कर महाराष्ट्र में राजनीति का ककहरा बाला साहब ठाकरे ने पढ़ाया, उसी बीजेपी ने सरकार बनाने के दिन बाला साहेब को ही इस तरीके से भुला दिया जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा वही सरकार थी और अब उसी की सरकार है। लेकिन याद कीजिए 2 बरस पहले बाला साहब की मौत के वक्त कैसे सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समूची सियासत एक कतार में खड़ी थी शिवाजी पार्क में। छियासी बरस की उम्र में बाला साहब ठाकरे ने आखिरी सांस ली तो वो अपने पीछे सियासत की वो विरासत छोड़ गए जिसके बिना मराठा राजनीति की कोई कहानी पूरी नहीं होती। कभी न थमने वाली मुंबई उस रोज थम गई थी। सियासत के सिरमौर हों या रुपहले पर्दे के सितारे, सब जमीन पर थे, गमगीन थे। आंखें तो राज ठाकरे की भी भर भर आ रही थी। राज ठाकरे उस वक्त तो नहीं लौटे थे जब बाला साहब ठाकरे ने उनसे घर वापस लौट आने की अपील की थी, लेकिन आखिरी वक्त में अंतिम विदाई देने जरूर पहुंचे थे। शाम के धुंधलके के पीछे सूरज जैसे जैसे डूबता गया, बाला साहब ठाकरे की सियासत का सूरज भी जैसे धीरे धीरे डूबता जा रहा था। सूनी आंखों से बाल ठाकरे को पंचतत्व में विलीन होते देखते उद्धव के कंधों पर लाखों शिवसैनिकों की उम्मीदों और आशंकाओं का बोझ और ठाकरे नाम के रुतबे को बरकरार रखने की चुनौती थी।
वो रुतबा जिसने लगभग 46 बरस तक तानाशाही अंदाज में सत्ता का रिमोट अपने हाथ में रखा। यकीनन वक्त तो बदला है, क्योंकि जो सवाल बाला साहब के जीते जी उनके कद के सामने छोटे पड़ जाते थे, वो सवाल उद्धव के सामने कहीं बड़े हो चुके हैं। क्या शिवसेना के अखंड महाराष्ट्र में राज करने का सपना कभी पूरा होगा? जो हुंकार कभी समूचे महाराष्ट्र को थामने की ताकत रखती थी, वो हुंकार क्या सरकार में पद पाने के लिए झुक चुकी है? जिस राजनीति का वजूद ही ठाकरे नाम से शुरू होता था, वही ठाकरे नाम क्या अब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है? यकीनन ये सवाल है, लेकिन पन्नों को पलटकर इतिहास में लौटिए तो 60 दशक के पहले या कहें उसी दौर में सब कुछ सच कुछ इस सलीके का था। 19 अगस्त 1967। हाँ, मैं तानाशाह हूँ। इतने शासकों की हमें क्या जरूरत है? आज भारत को हिटलर की आवश्यकता है। भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? यहाँ तो हमें हिटलर चाहिए। कभी बतौर कार्टूनिस्ट अपनी जिंदगी की शुरुआत करने वाले बाल ठाकरे ने वक्त के कैनवस पर जो आड़ी तिरछी लकीरें खींची, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को नया रंग दिया। और वो रंग था हिंदुत्व का, वो रंग था धरती पुत्र का, और इस रंग ने मराठी सियासत को ठाकरे परिवार की जागीर बना दिया। सरकार किसी की भी हो, मुंबई में सरकार तो बाल ठाकरे ही थे। मातोश्री से जारी हुआ फरमान किसी हुक्म से कम नहीं हुआ करता था। जनवरी 1926 में जन्मे बाल केशव ठाकरे पर अंग्रेज कार्टूनिस्ट डेविड लो का काफी असर था। जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पहले नवयुग, बाद में फ्री प्रेस जर्नल में बतौर कार्टूनिस्ट काम किया, लेकिन बहुत जल्दी नौकरी से ऊब गए और भाई श्रीकांत ठाकरे के साथ 1960 में मार्मिक नाम से खुद की पत्रिका निकालने लगे। उनके दिल में एक इलस्ट्रेशन अपने आप पैदा होता है, वो घटना का, उसके जो इम्पैक्ट होंगे, वो उसके अभी जो उसमें जो कुछ भी है अभी और आगे होने वाला, उसके उनके मन में वो पिक्चर ही तैयार होता था। इस दौर में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट चरम पर था। मराठी बोलने वालों की अलग राज्य की मांग तेजी से सिर उठा रही थी, और ऐसे में बाल ठाकरे कार्टून्स के साथ मराठी मानुष के जज्बात से जुड़ते गए। तो इधर के लोगों को वो नौकरी नहीं मिलने लगी, तो फिर एक होता कि किन्हीं लोगों को ऐसे लगा कि इसको कहीं ना कहीं खुलना चाहिए, बताना चाहिए, ओपन करना चाहिए। तो लोग मार्मिक के पास आ गए, पहले थोड़े आ गए, उसके बाद आते गए। एक उनको मालूम हो गया कि हमको इधर से क्या मराठी में उसको वाचा फुटली बोलते हैं, कि यहाँ एक्सपोजर मिलता है। बाल ठाकरे ने कार्टून्स में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और दूसरे लीडर्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया, और यही वो मुद्दा था जिसने बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को ठाकरे से जोड़ दिया। और मार्मिक के जरिए ये अपील लोगों तक पहुंचने लगी कि जो मराठी बोलने वाले हैं वो उनसे जुड़ जाएं। कलम या कूची लोगों के दिलों पर राज तो कर सकती है, लेकिन भविष्य नहीं बदल सकती, और इसके लिए जरूरी है लकीर पन्नों पर नहीं, राजनीति पर खींची जाए। दरअसल ये बात और किसी ने नहीं, केशव सीताराम ठाकरे ने अपने बेटे बाला साहब ठाकरे को समझाई, और पन्नों पर लकीर खींचने वाला शख्स झटके में सड़क पर खड़े होकर सियासत डिगाने वाले हालात पैदा करने लगा। उन्नीस जून 1966, शिवाजी पार्क, मुंबई। 20,000 से ज्यादा लोग ठाकरे से जुड़ने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क में जमा हो गए। पिता केशव सीताराम ठाकरे उर्फ
प्रबोधनकार ठाकरे ने इस जन सैलाब को एक बैनर के नीचे ला खड़ा किया और इनके मकसद को एक नाम दे दिया, शिवसेना। कुछ ही महीनों के बाद दशहरे के दिन शिवसेना ने शिवाजी पार्क में पहली विशाल रैली की। इस रैली ने महाराष्ट्र की राजनीति में नए तूफान का संदेश दे दिया। मराठी अधिकारों की आवाज के साथ शिवसेना ने अपना परचम लहराना शुरू कर दिया। When Shiva was formed, it was in June 1966. Okay. इसके बाद काम तो अच्छा, शुरुआत तो अच्छी हो गई। मराठी के ऊपर ही हमने शुरुआत की शिवसेना की, और हम मराठी कभी बोल नहीं सकते। शिवसेना ने बाकायदा ये लिस्ट बनाई कि किस नौकरी में कितने मराठी हैं और कितने गैर मराठी, और अपने एजेंडे में गैर मराठियों की जगह मराठी लोगों की नौकरी की बात पुरजोर तरीके से उठाने लगी। बेरोजगारी को बाल ठाकरे ने राजनीतिक दलों के लचीलेपन से जोड़ दिया। मजदूर वर्ग को अपने साथ करने के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा वाली ट्रेड यूनियंस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे ने भारतीय कामगार सेना बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे। महाराष्ट्र में मराठी लोगों का सम्मान नहीं किया जाएगा, मान नहीं रखा जाएगा, तो कहाँ रखा जाएगा? पंजाब में, बंगाल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, कहाँ? बिहार में। जैसे कि इन लोगों को उनका प्रांत का अभिमान है, राज्य का अभिमान है, वैसे हम कर रहे हैं। इसे गुनाह क्या है? नौजवानों के निशाने पर गुजराती, मारवाड़ी और दक्षिण भारतीय लोग आने लगे। बाल ठाकरे की रणनीति काम करने लगी कि दुश्मन पैदा करो, सेना खुद खड़ी हो जाएगी। सेना मजबूत होती चली गई। सबसे ज्यादा दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट्स, सिनेमा घर शिव सैनिकों के निशाने पर आने लगे। नारा दिया गया, हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी। इससे मराठी नौजवानों के दिमाग में बाल ठाकरे अपनी पैठ बनाते चले गए। ही माझी एकट्याची नव्हे, मी शिवसेना प्रमुख जरूर, पण तुमची ताकद माझ्या बरोबर आहे म्हणून मी शिवसेना प्रमुख आहे। शिवसैनिक हा बाजूला करून मला शिवसेना प्रमुख म्हणून मिळवता येणार नाही। शिवसैनिकों ने उन्होंने वो नारा दिया, मैंने बंद कर दिया। वो आपने बंद किया, उसके बाद करुणानिधि ने बात किया आपसे, ऐसे मत करो। उस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड पर वरदराजन मुदलियार का कब्जा था और उस वक्त सीएम वसंत दादा थे। वसंत दादा ने बाला साहब को उकसाया तो शिवसैनिक वसंत सेना बनकर अंडरवर्ल्ड से भी टकराने निकल पड़े। गजब का दौर था वो। झुग्गी झोंपड़ी के संघर्ष में शामिल होने से लेकर 5 सितारा वसूली भी शिवसैनिक ही करते थे। और यह सियासत बढ़ी कैसे आगे? ब्रेक के बाद 80% समाज सेवा और 20% राजनीति, यही पाठ शिवसैनिकों को बाला साहब ठाकरे ने पढ़ाया। लेकिन उस दौर के समाजवादी हो या कम्युनिस्ट, सभी ने ठाकरे को लुम्पन कहने में भी गुरेज नहीं की। लेकिन सवाल कुछ और थे। राजनीतिक सफलता ने हर किसी को ठाकरे के आगे झुका दिया। याद कीजिए 1968 सबसे पहले ज्यादा सीट जीती बीएमसी में तो वही मधु दंडवते की प्रज्ञा समाजवादी पार्टी साथ आ खड़ी हुई, जो कार्टून से लेकर सड़क की राजनीति में ठाकरे के निशाने पर रहती थी। जाहिर है ये ताकत उद्धव ठाकरे में बची नहीं। जिसे निशाने पर लिया उसी के सामने झुक गए। हालात उल्टे हो चुके हैं और शायद उद्धव ठाकरे पहली बार समझ रहे हैं वो बाला साहब ठाकरे नहीं है। पहले ही चुनाव में ठाकरे की शिवसेना ने 42 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया। शिवसेना धीरे धीरे मराठी मानुष के मुद्दे पर एक विचारधारा बनती चली गई। मराठी की लड़ाई लड़ रही जनता को नायक मिल चुका था, ठाकरे, बाल ठाकरे। 1969 में 3 जनवरी को बाल ठाकरे की मुलाकात नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी और सर कार्यवाह बाला साहेब देवरस से हुई। सीपीएम बाल ठाकरे को जान से मारने की धमकी दे चुका था। ऐसे में आरएसएस ने खुलकर बाल ठाकरे की मदद की। असल में मौजूदा वक्त में शिवसेना के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि वो अपना विस्तार बिना बीजेपी के कैसे करे और बीजेपी के साथ खड़े होकर कैसे खुद को बचाए। बाल ठाकरे का दौर अलग था, तभी तो इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के साथ खड़े होकर भी
ठाकरे संघ परिवार से निकटता बनाए रखे और 80 के दशक के आखिर में बीजेपी को उंगली थमाई और शिवसेना को विस्तार देने में लगे। आपातकाल के दौरान बाल ठाकरे ने इंदिरा गांधी के आपातकाल के कदम को सही ठहराया। इंदिरा जी को आपातकाल इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि देश में जो हालात पैदा हो गए थे उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं था। हमको इंसानों और मशीनों के बीच फर्क करना होगा। मशीन को खराब होने से बचाने के लिए उसको बंद करना होगा। अगर एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन में अनुशासन लाने को तैयार है तो आपातकाल को इतना नहीं खींचना चाहिए कि उसके जीवन की मशीनरी खराब हो जाए। तो ठाकरे उस मर्म को पकड़ना चाहते थे जहां राजनीति कमजोर दिखाई देने लगे और ठाकरे शाही समाज सेवा करती हुई दिखाई दे। दरअसल यह सियासत का नायाब रंग था जिसे महाराष्ट्र की सत्ता तक पहुंचना था, लेकिन इंतजार अभी बाकी था।